मैं बिहार की बेटी हूँ और तरफ मेरे फादर इन लॉ की तबीयत तेज खराब थी और दूसरी तरफ मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं हर काम को नहीं कर सकती थी कि जॉब भी कर सकूं, बच्चों को भी देख सकूं और एक पेशेंट की सेवा भी कर सकूं। तो कोई एक डिसीजन लेना था, मैंने जॉब छोड़ना ज्यादा बेहतर समझा। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। बहुत बढ़िया खालसा पंथ के सर्जना दिवस दिया बहुत बहुत बधाइयां। और इसके साथ साथ आपका हार्दिक स्वागत करते हैं जी। मैं हूं आपका होस्ट किशोर जैन फ्रॉम यूके। दिवालिया एक परिचय, एक व्यक्तित्व जिसको हम एवरी वीक एक श्रृंखला चला रहे हैं। इसके सिनॉप्सिस हैं जो भी महापुरुष बुद्धिजीवी, एक अच्छे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने मुकाम पर कुछ ना कुछ पाया है, अपने बलबूते पर कुछ बने हैं, उन्हीं के साथ हम आपको रूबरू कराते हैं। इस सप्ताह एक और नई पर्सनैलिटी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुए। कहते हैं कि साहित्य में आजकल देखा जाए, आजकल क्या कि युगों युगांतर से ही चलता आ रहा है कि हर और नारी शक्ति बड़े धैर्य से और लगनशील से लेखनी का जो कार्य है वो बढ़ा रही है। तो कलम का कमाल उनका वाकई काबिल तारीफ है। और डेफिनेटली इतिहास साक्षी है कि हमारे भारतवर्ष की नारियां आदिकाल से ही इसमें विदो आत्मा रही है और आज भी इसी क्षेत्र में अपनी लेखनी को महकाने के लिए, ऐसा एक कार्य करने के लिए नारी शक्ति ने जो बखूबी से इस कार्य को संभाला है वो वाकई काबिल तारीफ है। इस कड़ी में आइए आज हम आपको मिलवाते हैं एक वरिष्ठ कवयित्री, साहित्यकार एवं पूर्व प्रधानाध्यापिका किरण पांडे जी से। इनका स्वागत करते हैं। किरण जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे दिवालिया के परिचय में। आपने अपना अमूल्य समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। आज हमारे बीच आपका आना मकसद यही है कि कुछ आपकी जीवनी के बारे जाने और कुछ जाने आपकी लेखनी के बारे में और संदेश दें हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो अपना अपना वजूद पाने के लिए लालायत हैं, आज होशियारी से काम कर रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे। एज यूर हेड मिस्ट्रेस नाउ, आप रिटायर हो चुके हैं, तो पहले ये पूछना बहुत जरूरी है कि मैं तो वैसे ही टीचर के सामने जीवन भर कामता ही रहा हूँ, तो आप तो प्रधान अध्यापिका रहे हैं, तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? शिक्षा दीक्षा परवरिश कहाँ से? शिक्षा दीक्षा मेरी ग्रेजुएशन तक बिहार से रही। मैं बिहार की बेटी हूँ और मेरी शादी उत्तर प्रदेश में हुई है और ग्रेजुएशन के बाद से बाकी सारी शिक्षा मेरी उत्तर प्रदेश में हुई और मैंने यहीं से एमए बीएड किया और बीएड करने के बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया, लेकिन बीच में मुझे किन्हीं कारणों से अपने जॉब को स्विच करना पड़ा, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के बड़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए। जी राइट। तो ये शुरुआत जब मतलब वेडिंग से पहले ही आपने जॉब शुरू कर दी थी या शादी के बाद ही जॉब का? शादी के बाद जॉब किया सर। शादी के बाद पढ़ाई भी पूरी की, ग्रेजुएशन में थी तो मेरी शादी हुई। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमए किया, बीएड किया, उसके बाद जॉब किया और 15 साल जॉब करने के बाद मैंने जॉब स्विच किया। मेरे फादर इन लॉ की तबीयत नहीं सही थी तो और बच्चे मेरे छोटे थे, तो इसलिए मुझे जॉब स्विच करना पड़ा। वेरी ट्रिकी। देखिए दोस्तों, आज हम ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जब एक करियर एडवाइजर आता है हमारे स्कूल के टाइम पे, तो वो बताता है कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे, और बच्चों का भविष्य पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। पेरेंट्स के साथ टीचर की बात होती है कि आपका बच्चा किस काबिल है। अब यहाँ हम किरण जी से बात कर रहे हैं। इन्होंने जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद स्टडी शुरू की, स्टडी के बाद
मास्टर्स की, बीएड की पूरी कंप्लीट होने के बाद जॉब के लिए शुरुआत की। क्या बात है, काबिले तारीफ, वंडरफुल। और कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा। ऐसी बात तो नहीं, लेकिन आपका मन में था ऐसे कि आपको ऐसा करना चाहिए? क्या सर, जॉब स्विच करने का? जी। नहीं सर, मन में ऐसा तो नहीं था, लेकिन परिस्थितियां उस समय ऐसी थी कि एक तरफ मेरे फादर इन लॉ की तबीयत तेज खराब थी और दूसरी तरफ मेरे बच्चे छोटे थे। तो मैं हर काम को नहीं कर सकती थी कि जॉब भी कर सकूं, बच्चों को भी देख सकूं और एक पेशेंट की सेवा भी कर सकूं। तो कोई एक डिसीजन लेना था, मैंने जॉब छोड़ना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि ये दो मेरे लिए ज्यादा भूमिका रखते थे, मेरे दिल के करीब थे। जॉब की कोई वैसी बात नहीं थी, जॉब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, जॉब छूट जाए, लेकिन बच्चों की परवरिश, फादर इन लॉ की सेवा, ये दोनों मेरे लिए सबसे अहम चीज थी। दैट वाज द प्रायोरिटी। यस, डेफिनेटली आई एग्री विद यू। ये एक बहुत है कि हम अपने लिए तो बाद में सोचते, पहले परिवार के लिए, समाज के लिए, भगवान के लिए, और फिर अपने लिए जब समय निकलता है तो उसके लिए समय निकालते। तो आपने वाकई ऐसा काम कर दिखाया जिसके लिए आज हमारे वर्तमान युग में कई चीजें, कोई धर्म को प्रायोरिटी देते हैं, कोई कर्म को प्रायोरिटी देते हैं, कोई रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह आई और शाम चली आ गई, उसके बाद कल का दिन फिर आ गया और शाम आ गई, और वैसे ही निकलना शुरू कर देते, बोलते कि चलो ऐसे ही जीवन होता है। जी। लेकिन आपने जो किया है किरण जी, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि पढ़ाई का शौक शादी के बाद वो आपको अपने इस वजूद की तरफ ले गया, लेकिन पढ़ाई का शौक पहले से ही था शादी से पहले, तो जी आप पूरा पहले नहीं कर सके? जी, पढ़ाई का शौक पहले से था। और चूंकि मैं एक ऐसे फैमिली में शादी होके आई, मेरे फादर इन लॉ फिजिक्स डिपार्टमेंट में एज ए प्रोफेसर थे, तो मेरे परिवार में, यहाँ ससुराल में भी पढ़ाई का माहौल था। मैके में तो था ही, ससुराल में भी पढ़ाई का माहौल था। और कहीं भी हम लोग, मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने ससुराल आई हूँ, मुझे वही सारी चीजें मिली जो कि मुझे अपने घर जी। पे पढ़ने के लिए मिलती थी, बल्कि उससे बेहतर मिली मुझे यहाँ पे। और क्या मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ाई किया। जी। तो आपकी टोटल जो पढ़ाई वगैरह यूपी में जी। हुई, जी, और ग्रेजुएशन इज के इट बाद। गोरखपुर? जी, गोरखपुर गोरखपुर यूनिवर्सिटी। ठीक, गोरखपुर तो वैसे ही एक कह दे कि ज्ञान का भंडार है गोरखपुर। इसके बारे में गोरखपुर को तो कोई बीट ही नहीं कर सकता वर्ल्ड में। इतनी उन्होंने, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड जो गोरखपुर की देन है, वहाँ की प्रिंटिंग, हर मजहब में उन्होंने अपना योगदान दिया है, और उसी का असर हवाओं में तो आएगा ही। हर बंदा वांट टू गो फॉर एजुकेशन। तो इसके साथ साथ आपका शौक फिर क्या रहा ड्यूरिंग एजुकेशन? शौक तो मेरे कई तरह के रहे। जैसे मैं जी। कुकिंग में भी बहुत सारे क्लासेस किए, बहुत तरह की चीजें सीखी। मेरे ससुर जी को बहुत नई नई डिशेज बहुत पसंद थी। जी। आज तो होटल्स कल्चर है, पहले होटल्स कल्चर नहीं होते थे, घर में ही तरह जी। तरह के पकवानें बनती थी, चाहे तीज त्योहार हो या कोई गेस्ट आए। तो मैंने कुकिंग भी सीखा, मैंने टाई एंड डाई भी सीखा, मैंने सिलाई भी सीखी, जी। मैंने सिंगिंग भी सीखी, मैंने पढ़ाई भी की, बहुत सारी चीजें सीखी सर। मेरे वही तो बताया कि शादी के बाद मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने ससुराल में आई हूँ। कहीं मेरे फादर से ज्यादा ही मेरे फादर इन लॉ ने प्यार दिया और चीजों को मिलियन सिखाया। डॉलर क्वेश्चन, तो बस सब कुछ सीख चुके हो कि अभी भी कुछ बाकी है? अभी भी बाकी है सर। दैट्स अ स्पिरिट, दैट्स अ स्पिरिट। तो कभी स्पोर्ट्स में या राजनीति में भी कोई इंटरेस्ट रहा? नथिंग। नेवर। ओके, नाउ चलते हैं आपकी कलम का कमाल, जिसके माध्यम से हमने आपको कहते हैं कि ढूंढा। जो हमारी जो खोज थी कि आज हम उन यू नो महानुभावों को ढूंढना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से आपको ढूंढा। कलम का कमाल, ये कब से लिखना शुरू किया?
लिखने का सिलसिला सर देखें तो मैं बहुत छोटे से लिखती थी। जी आज तो बहुत सारे चीज हो गए हैं, लेकिन जब मेरा बचपन था तो उस समय इतनी सारी चीजें नहीं थी। हम लोग या तो जी रेडियो सुनते थे, या बाहर जी कुछ खेल लेते थे, या फिर कुछ न कुछ लिखते पढ़ते थे। ये दो तीन तरह जी की चीजें थी। तो मुझे जी लिखने का शौक बचपन से ही था। बचपन में जी स्कूल में जो भी कल्चरल फंक्शंस होते थे, उसमें अगर डिबेट होता था या कुछ भी टॉपिक दिया जाता था तो मैं उस पर लिखती थी। कभी कभी विनर जी। भी होती थी, कभी कभी नहीं भी होती थी। ओके। और मेरा शौक बचपन में ये भी था कि किसी का बर्थडे हो तो पहले इतनी सारी फैसिलिटी नहीं थी, और पहले पैसों का मूल्य समझा जाता था। आज जी पैसे तो हैं, लेकिन उनका मूल्य इंसान को समझ में नहीं आ रहा है, भाग रहा है आधुनिकता की तरफ, इसलिए शायद हर इंसान परेशान। तो मेरा ये पैशन था कि मैं 8 10 12 जो भी पंक्तियां हो, लेटर पैड बहुत सुंदर सुंदर पहले मिलते थे कसीदेकारी किए हुए, मैं उस लेटर पैड पे उनसे को संबोधित करते हुए खूबसूरत सी कविता लिखती थी, उसको फ्रेम कराती थी और उनको गिफ्ट देती थी। तो जिसको भी मैं देती थी अच्छा। बहुत पसंद आते थे। तो ये जी बचपन से लिखने का मेरा ये शौक था। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। स्पेशली फ्रेम करवा के किसी को देना उस चीज को, उसकी संभाल के लिए अपनी इतनी इतना योगदान करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्योंकि उसकी अगर हम देखभाल करते हैं, खुद उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वर्ड तो ठीक है, हमारी डिक्शनरी में 35 38 अक्षर जो है हिंदी और संस्कृत के, मतलब हिंदी में ही लिखते हैं आप या इंग्लिश में भी? हिंदी में। ओके। तो ये वर्ड है, लेकिन उनको पिरोना, जी उनको सजाना जो है वो एक कला है। और उस जी। सजावट का ध्यान रखना, जिस हिसाब से आपने उसको डिस्क्राइब किया, ये काफी आनंद आ रहा है। तो इसका फिर आपका माध्यम क्या है? वो जो कैलियोग्राफी होती है, कलम दवात वाला जी जी जी, सिस्टम, उस समय स्याही वाले ही कलम चलते थे। मयूरपंख, जी। मयूरपंख उसके पीछे कुछ, वेरी सीनिक। वंडरफुल। तो आपकी कविताओं में क्या सिनॉप्सिस, मेजॉरिटी आप देशभक्ति, धार्मिक, सामाजिक, सभ्याचारक, मतलब क्या टॉपिक क्या होता था आपकी कविताओं में? सर। जी। मेरा जी सवाल यह है कि आपकी जो कविताएं जी। लिखी हुई हैं, या कैसे भी टॉपिक क्या होता था, उसमें क्या देशभक्ति थी, सामाजिक थी, धार्मिक थी, या सभ्याचारिक थी, कैसी, मतलब? मेरी कविताएं सब तरह की होती हैं सर, आज के डेट में भी और पहले भी। जो अगर विद्यालय में कोई जैसे 26 जनवरी हुआ या कुछ भी हुआ, कोई जयंती हुई, तो उस पे जो टॉपिक मिलता था उस पे लिखते थे। अगर किसी के जन्मदिन पे है तो जन्मदिन से संबंधित लिखते थे। और आजकल जो भी लिखते हैं तो विषय अनुसार, अगर कहीं पे विषय कुछ मिलता है तो उस विषय के हिसाब से लिखते हैं। विषय नहीं रहा, स्वैच्छिक लिखना हुआ, तो जो भी लिखा अपने मन का लिखा, जो मन में भाव आए वो उसको लिखा। कोई अपनी लिखी हुई रचना के बारे में आप अगर कुछ हमें, हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना जी चाहे तो? बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। माता का समय चल रहा है, नवरात्रि जी चल रही है हिंदुस्तान में। जी। मैं माँ पे बधाई हो। नवरात्रि में मैंने एक दोहा लिखा था, उसको मैं सुनाती जी हूँ, बहुत छोटी सी है, जी सुनाती हूँ। जी हर घर माँ की वंदना, चैत्र मास नौरात, घर मंदिर सज रहे, कलश दीप शुभ पाठ, भवन भव्य झांकी सजी, मातृ रूप अनमोल, घर मंदिर की रत भजन, बजे नगड़िया ढोल माते, बजे नगड़िया ढोल, माँ वाह। के चरणों में सदा नित्य झुकाऊं शीस, त्योहारों की भूमि यह
जग जननी जगदीश तुम्हाते, जग जननी जगदीश। रीत प्रीत सुख संपदा, माता से हवा। नौ दुर्गे नवरात्रि में, दे सबको वरदान तुम्हाते, दे सबको वरदान। मात कमला सना जया, जगत तारणी। सिद्धिदात्री तुझको नमन, भिन्न मातु न रूप माते, भिन्न मातु न रूप। हो प्रसन्न जगतारिणी, सिद्धिदात्री शुभधाम। हो प्रसन्न जगतारिणी, सिद्धिदात्री शुभधाम। नाश करे संकट सबे, धावे जो निष्काम मैया, धावे जो निष्काम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जय माता दी। बहुत ही अच्छे। देखो बड़ी भावभीनी जो उच्चारण आपने किया और आनंद आ गया, बहुत अच्छा लगा। और आपके परिवार में भी लिखते हैं बच्चे लोग या? जी, बच्चे लोग भी लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा बच्चे लोग भी अपने जरूरत के हिसाब से लिखते रहते हैं, कुछ कुछ जरूर लिखते रहते हैं। वेरी गुड, सुपर। और इसके साथ साथ किरण जी, आप समाज सेवा में भी बहुत सक्रिय है। मैंने जब आपके बारे में जानने की कोशिश की कि यू हैड एज ए हाउसवाइफ और उसके बाद काम किया, अब आप सक्रिय हो गए रिटायर होने के बाद समाज सेवा में। तो रिटायर होने के बाद तो इंसान हमेशा सोचता है कि अब हो गया, मैंने रिटायरमेंट एंजॉय करनी है, नाउ लाइफ बिगिंस। मैं रिटायर तो हुई नहीं ना। अच्छा। इसलिए मुझे वो फीलिंग नहीं आती है रिटायरमेंट वाली। मैंने हमेशा मैं अपने आप को वहीं पे देखती हूँ जहां से मैंने स्विच किया, और इसलिए कभी ये नहीं एहसास होता है कि मैं रिटायर्ड हूँ, और कभी एहसास होने भी नहीं दूंगी। एक जीवंतता बनाए रखती हूँ अपने जीवन में। और समाज सेवा के लिए सर, जब बहुत कोल्ड होता है, जाड़े की शीतलहर जो मेरे यहाँ पड़ती है ना, बहुत खराब पड़ती है बहुत। उसमें मंदिर के बाहर जो भिक्षुक बैठे रहते हैं, गरीब जो बैठे रहते हैं, या रास्ते पे भी कभी कभी मिल जाते हैं, तो जो घर के पुराने कपड़े हुए, कई बार नए भी खरीद के हम लोग अपने फाइनेंस के हिसाब से नए भी खरीद के उनको देते हैं, लेकिन पुराने ज्यादा हम लोग इकट्ठे करते हैं सालों भर के, और उसमें हम बांटते हैं। और चाय और बिस्किट मंदिर के बाहर हम लोग खाते हैं। उसके अलावे कोई ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, कभी 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 मेड के ही बच्चे मिल जाते हैं, या कोई ऐसे मोहल्ले में ही बच्चे मिल जाते हैं कॉलोनी में, जो जिनके पेरेंट्स थोड़े गरीब हैं, लेकिन वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है। तो भरसक कोशिश करती हूँ कि जो मेरे फाइनेंस के हिसाब से उसके कॉपी किताब बैग स्कूल ड्रेसेस जो भी हुए, तो उसमें जहां तक हो सके मैं मदद करूँ तो करती हूँ। ये सब चीजें करती हूँ। कुष्ठ आश्रम में भी जो भी चैरिटी का होता है, जब भी मौका मिलता है तो करने की कोशिश करती हूँ, शामिल होती हूँ। ये बहुत एक कठिन मार्ग है इसके ऊपर चलना, क्योंकि इट्स अ नेवर एंडिंग। ये एक इतना क्वांटिटी इतनी ज्यादा है। रीहैबिंग द जो बैगर्स, उनके लिए कोई हर संस्था अपने बलबूते पर कुछ ना कुछ कर रही है। हर इंडिविजुअल अपनी अपनी यथाशक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। सरकार का ध्यान भी शायद इसकी तरफ है या नहीं मुझे मालूम नहीं, बट प्रैक्टिकली आप इसके बारे में क्या देखना चाहती हैं देश में? देश में सर ये देखना चाहते हैं कि अगर चीजें तो बनी हैं, प्रॉपर बनी हैं, यहाँ हम लोग जहाँ हैं वहाँ देखते हैं प्रॉपर चीजें हैं, बनी हैं, लेकिन अगर प्राइवेट फंडिंग ना हो, प्राइवेट लोग मदद करने के लिए प्राइवेट फंडिंग से, प्राइवेट अगर हम आप
कोई भी समाज का विशेष वर्ग अगर मदद नहीं करता है तो शायद उन्हें उतनी सारी चीजें, उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ये मतलब इसका मतलब गवर्नमेंट जो असमर्थ है इस चीज को हैंडल करने में? यह तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जहां तक देखते हैं हम लोग कि उन्हें नीड रहता है। जब भी हम लोग कुछ भी लेके गए हैं तो उन्हें उस चीज की नीड रहती है, तो अगर वो चीज पहले से उपलब्ध रहती तो उन्हें उस चीज की नीड नहीं रहती। एक निजी क्वेश्चन आपसे। जी आप हेड टीचर रहे हैं, आप जी कुशल गृहिणी रहे हैं, आपने अपने बलबूते पर शिक्षा भी पाई है, आपके पीछे सपोर्ट भी रही है। क्या कभी ऐसा जीवन में आपके साथ कोई ऐसा समय आया कि आपको किसी चीज की कमी महसूस हुई हो कि काश कि अगर मैं ये भी कर सकती तो? जी, सब कमी तो देखिए, इंसान जितना ही हर चीज का चाहे जितना करे तो कमी तो लगती है। और जहां तक मुझे और पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन वो एक कमी लगी कि मैं नहीं पढ़ पाई परिवार के चलते और समय न रहने के चलते नहीं कर पाई। बाकी ऐसी कोई कमी नहीं रही। बाकी जो चीजें चाहिए एक जीवन में जीवन यापन करने के लिए, वो सारी चीजें मुझे मिलती हैं और मिलती रहेंगी हमेशा। लेकिन डोंट यू थिंक ये जो विषय हमने अभी के बारे में बात की है, कमी, उसके लिए मैं आपको दो वर्ग में इसका कंपैरिजन कर रहा हूं कि एक तो कर्मों का खेल है कि मेरे कर्म ऐसे थे कि शायद मुझे जो चाहा वो मिला, जो मिला वो मेरे पास रहा, जो मेरे पास रहा वो मुझे अच्छा लगा, राइट। दूसरा वे ये है कि कहते कि राजा है कोई भिक्षित, सब कर्मों के तमाशे, महलों में रहता कोई, कोई फिरता मारे मारे, कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे। अब उनको कर्मों के सहारे छोड़ना भी तो एक समाज का वो जो फर्ज बनता है, उसे समाज पीछे हट रहा है। अब आप जैसे लिखते हैं, तो क्या आपने अपनी लेखनी में ऐसी कुछ चीजें शामिल की है जिससे लोगों को प्रेरणा मिले? जी, मेरी लेखनी में हमेशा यह चीजें समाज को दर्शाती हैं, समाज को दिखाती हैं एक दर्पण की तरह से, कि समाज के हर रूप को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि लेखन ऐसा सशक्त माध्यम है जो जन जन तक आवाज लेके जाता है। जो काम हम चिल्ला के नहीं कर सकते, हम हथियार से नहीं कर सकते, वो काम हम प्रेम से सुंदर भाषाओं में लिख के उसको प्रदर्शित करके कर सकते हैं। हम कहानियों के माध्यम से लिखते हैं, कविताओं के माध्यम से लिखते हैं, जो भी शैली हो, लिखने की विधा चाहे जो भी हो, लेकिन समाज को एक सुदृढ़ मार्गदर्शक के रूप में और बहुत तरह से शिक्षा देते हुए लिखने की कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई, चाहे नारी सशक्तिकरण हो या बाल विकास हो या किसी भी तरह का कुछ भी हो, हमेशा समाज को एक दर्पण की तरह से साहित्य के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। ये एक मतलब स्पेशली प्रोफेशनल की तरफ से ये एक संदेश आना, ये बहुत ही अहमियत रखता है। किरण जी, आजकल अनेकों मंच हैं वर्ल्ड में, बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत आसानी से जो सम्मान है, मतलब प्रतिभा, जो अवार्ड्स हैं, और वो बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। आप डोनेशन दो तो आपको अवार्ड मिल जाता है, आप ये कुछ करो, थोड़ा सा हाई पोस्ट पे हो तो अवार्ड मिल जाता है, और समटाइम बुक्स भी ऐसी निकल आती है आपके दम पर, क्योंकि आपके पास पैसा है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? जी, इस विषय में मैं यह कहूंगी, जो कि बहुत अहम चीज है, कि आप पहले लेखनी को पढ़ें, उसको परखें, उसकी क्वालिटी को समझें, तब आप सम्मानित करें। मेरा भी एक मंच है, मैं उसे मंच नहीं करती, परिवार कहती हूँ, हिंदी साहित्य परिवार, जिसमें समथिंग इस समय 32-33 हजार सदस्य हैं। 35,000? जी।
मैं अभी तुरंत उन लोग का आज माता की चौकी का लाइव भी रखा था। मैं अपने सारे रचनाकारों से जुड़ी रहती हूँ, सबके पास मेरे नंबर हैं। जब भी एनी टाइम कोई भी कुछ भी पूछना हो कॉल कर सकता है। मैं बिना बगैर पढ़े उनकी रचनाओं को कभी भी कमेंट नहीं देती हूँ। जितना 2 पढ़ा, 4 पढ़ा, 10 पढ़ा, 20 पढ़ा, जो भी पढ़ा, जब पढ़ती हूँ कमेंट करती हूँ, जो कमी बेसी रहा बताती हूँ। और हमेशा यह बात कही जाती है, विषय भी मैं ही चलाती हूँ, तो ये ऐसे विषय को देती हूँ कि जो कि समाज को कुछ दर्शाए, समाज को कुछ सिखाए, और उसमें भी हम लोग उसको चयनित करते हैं, न कि ऐसे ही गाजर मूली की तरह से सम्मान पत्र नहीं पा। मैं इसके विरुद्ध हूँ, और मैं सभी से यह कहूंगी कि ऐसे न दें। सम्मान पत्र उन्हें ही दे जो वास्तव में सम्मान के लायक है। मैं इस विषय में थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट जो रैगे म्यूजिक में बहुत इन्वॉल्व थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा आज मीडिया में, उनसे मैंने कहा कि आप क्यों ऐसे सॉन्ग या वीडियो बनाते हो जो घरों में परिवार के साथ बैठकर नहीं देखे जा सकते, ना ही उनके वर्ड्स कानों को भाते हैं, ना मतलब बड़ा इंसान को दुख लगता है। आप कोई ऐसा क्यों नहीं गाते जिससे समाज को कोई सेध मिले, जहां पर समाज को कुछ सीखने को मिले। वो बोलते डिमांड ही नहीं है। हमारी उन दिनों सीडीज होती थी, बोलते हमारी सीडी नहीं बिक रही अगर हम कुछ ऐसा निकालते हैं तो। उनको रैगे म्यूजिक ही पसंद है। तो क्या लेखनी में कभी ऐसे आया है जहां पर आपको ऐसा लगा हो कि देखो मैंने अपने ढंग से तो बहुत अच्छा, इस कवि ने अपने ढंग से बहुत अच्छा, या ऐसे रचनाकार ने ऐसे ढंग से बहुत अच्छा लिखा, लेकिन रिस्पॉन्स जो है आगे से वो नहीं आ रही? जी तो ऐसा कभी आपके जहन में आया? जी, ऐसा होता है। ऐसा होता है क्योंकि हमारा समाज ना एक यूनिटी बना लेता है। ओके। उस यूनिटी के हिसाब से कमेंट्स के भी ना एक विशेष कम उस तरह से कमेंट डालेंगे जो अपनी यूनिटी जी के हैं। लेकिन नहीं, ऐसा जी नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा लाइव आके इस चीज का खंडन करती हूँ कि आप सबकी जी रचनाओं को जो भी साहित्यकार लिखता है, चाहे वो 4 पंक्तियां लिखे या 40 पंक्तियां लिखे, आप पहले पढ़ो और जी उस उस पे भी कमेंट दो, उसकी पंक्तियों को भी पढ़ो। ये नहीं कि वो आपका पढ़ के कमेंट दिया, आप उसका पढ़ के कमेंट दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबकी पंक्तियों को पढ़ें, सबकी रचनाओं का सम्मान करें, और तब अपने कमेंट को दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। ये मतलब बहुत दुख की बात है कि आज आप कहीं बुक शॉप पे चले जाओ तो वहां पर कोई भी किताब मांगो, किताब आपको देने से पहले जो दुकानदार है किताब की मिट्टी झाड़ेगा। मतलब देख लो मिट्टी की परतें, ऐसा नहीं कि वातावरण से पड़ जाती हैं, ऐसा है कि बहुत देर से उसकी डिमांड नहीं निकली। लाइब्रेरीज हैं, वहां पर जो फुटफॉल है अवाम का बहुत कम देखने को मिलता है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी इस चीज का इफेक्ट बहुत बड़ा है कि लोगों को पढ़ने का शौक बहुत कम नजर आता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? आज हमारा क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यह संदेश जानना चाहूंगी कि बगैर आंखों को तकलीफ, आंखों की रोशनी को खराब करे एंड्रॉयड पे, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, किसी डिवाइस पे, उसके बजाय किताबों को खरीदें, उसको जी पढ़ें, अपने बच्चों जी में यह संस्कार दें कि वो बच्चे भी किताब पढ़ें, डिजिटल लाइब्रेरी का इस्तेमाल ना करें। आप किताबों वाली लाइब्रेरी जो होती है वहां से बुक लें। उसमें उस वहाँ हर शहर में किताब वाली भी लाइब्रेरी है। डिजिटल लाइब्रेरी आज इस नए समय में बहुत ज्यादा डेवलप हुई है। वहां न जाके अगर किताबों वाली लाइब्रेरी में आप जाते हैं जहाँ पे बुक्स रखे होते हैं, उन्हें पढ़ें, तो आपको पहले के बहुत अच्छे अच्छे चीज मिल जाएंगे जो आपको गूगल पे सर्च करने पे कभी नहीं मिलते हैं। कभी कभी गूगल पे भी ना बहुत सारे चीजों के जी अर्थ के अनर्थ मिल जाते हैं। इसलिए गूगल को छोड़ें और किताबों बिल्कुल। की दुनिया में लौटें, कलम और दवात को पकड़ें, और जो भी लिखें, चाहे 4 पंक्तियां लिखें या 6 पंक्तियां लिखें, जो भी लिखें अपने मन के भाव को लिखें और समाज के लिए लिखें, समाज के स्वरूप को दर्शाते हुए और समाज को उन्नत बनाने के लिए लिखें।
एक उदाहरण के रूप में लिखें कि हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारी भावी पीढ़ी कुछ इससे सीख सके, कुछ समझ सके। सरल शब्दों में हम बहुत कुछ कह सकते हैं। सरल शब्दों का इस्तेमाल करें। बहुत जरूरी नहीं है कि हम साहित्यिक शब्द को ही देके करें। सरल शब्दों में भी हम शब्दों को, अपने बातों को कह सकते हैं, तो शायद ज्यादा समझ में लोगों को आएगी। वंडरफुल, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आपने ये अपने हिसाब से कोई एक और रचना आपकी सुनना जी बिल्कुल चाहेंगे? सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनाते हैं, बस एक सेकंड। और जब तक आप अपनी रचना तैयार करते हैं, मैं अपनी उदासी आपको सुना दूं तो, क्योंकि जी मुझे स्वागत, लगता है स्वागत कि है मैं सर। आपसे मैं दो ब्लेसिंग्स जो है ना, दोनों कंधों पर लेना चाहूंगा। जी, कहते हैं कि उदास वक्त में मैंने अपनी डायरी ना लिखी, क्या बात। सफेद पन्नों पर मैली जिंदगी ना लिखी। लिखी किताब, लिखी किताब तो आत्मकथा कहा उसको, पर उस किताब में अपनी जीवनी ना लिखी। मलूक फूलों को जब भी मैंने खत लिखा, मलूक बहुत फूलों सुंदर को, सर। या जब भी मैंने खत लिखा, तो अपनी तपती राहों की बात कभी ना लिखी। बहुत सुंदर। चिराग लिखा, चिराग लिखा, बनाकर चिराग की मूरत। क्या बात। चिराग लिखा, बनाकर चिराग की मूरत, बस उस चिराग की किस्मत में रोशनी ना लिखी। क्या, बहुत। चिराग लिखा, बनाकर चिराग की मूरत, पर उस चिराग में की किस्मत में रोशनी न लिखी। रूह उड़ती जाए हवाओं में पंछियों बहुत। की तरह, रूह उड़ती जाए हवाओं में पंछियों की तरह। बहुत कुछ मैंने लिखा, पर ऐसी डार न लिखी। बहुत ही लिखता रहा, बहुत ही लिखता रहा, लिखता रहा। जो चाहा वो लिखा, जो नहीं चाहा वो भी लिखा। बस लिखता ही रहा, लेकिन वो बात अब तक, वो बात अब तक, वही बात अब तक, अभी तक नहीं लिखी। क्या बात। अनलिखी, कभी ना लिखी, कभी भी ना लिखी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो जी। ये ऐसा होता है कि जब रचनाकार, कोई कवि, कोई साहित्यकार कुछ लिखता है, तो अवाम की भी ड्यूटी बनती है। डजंट मैटर क्रिटिसाइज करे उसको, कोई जी। ऐसी बात नहीं है, जी। लेकिन कम से कम पढ़े जरूर। जी बिल्कुल। जी। मेरी रचना है जी। प्रणय, जिसे हम प्यार ओके। कहते हैं, इश्क कहते हैं, मोहब्बत करते हैं। क्या बात। इसको बताने के कई तरीके हैं। कितनी शालीनता और किसी सभ्य तरह से कैसे हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं समाज में, मैंने उसको दिखाने जी। की कोशिश की है अपनी लेखनी के माध्यम से। जी। चीर प्रणय की पथिक मैं प्रिय, चीर प्रणय की पथिक मैं प्रिय, तुम हृदय की मुख भाषा। चीर प्रणय की पथिक मैं प्रिय, तुम हृदय की मुख भाषा। राग बने अनुराग छलका, राग बने अनुराग छलका, जब मुझे तुमने तराशा, जब मुझे तुमने तराशा। बंधनों का त्राण कर दो, बंधनों का त्राण कर दो, चाहतों में प्राण भर दो। बंधनों का त्राण कर दो, चाहतों में प्राण भर दो। नेह के नित नौ अंकुर में, नेह के नित नौ अंकुर में, नृत्य करती है पिपाशा, नृत्य करती है पिपाशा। चीर प्रणय की पथिक मैं प्रिय, तुम हृदय की मुख भाषा। मैं भोर की स्वर्णिम किरण, मैं भोर की स्वर्णिम किरण, तुम तप्त पूरी दोपहर हो। मैं भोर की स्वर्णिम किरण, तुम तप्त पूरी दोपहर हो। फिर प्रणय के पुष्प कैसे, यह एक उलाहना है अपने प्यार के प्रति। जैसे एक पुरुष की मानसिकता है और इसमें एक स्त्री की मानसिकता है।
मैं भोर की स्वर्णिम किरण, तुम तप्त पूरी दोपहर हो। फिर प्रणय के पुष्प कैसे मिल सकेंगे, है हताशा, मिल सकेंगे, है हताशा। चीर प्रणय की पथिक में प्रिय, तुम हृदय की मुख भाषा। सृष्टि का यह प्रेम संगम, सृष्टि का यह प्रेम संगम, मेल क्या परिहास क्या। सृष्टि का यह प्रेम संगम, मेल क्या परिहास क्या। उठ रहा जाने धुआं क्यों, उठ रहा जाने धुआं क्यों। नेह जो महका जरा सा, नेह जो महका जरा सा। अधर का विन्यास मोहक, अधर का विन्यास मोहक, श्वास का आभास मोहक। अधर का विन्यास मोहक, श्वास का आभास मोहक। पुष्प की मृदु पंखुड़ी से, पुष्प की मृदु पंखुड़ी से, प्रेम में पलती पिपासा, प्रेम में पलती पिपासा। चीर प्रणय की पथिक में प्रिय, तुम हृदय की मुख भाषा। क्या बात है, क्या बात। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फाइनली समय की नजाकत समझते हुए आपका आने वाली पीढ़ी, जनरेशन जो आज अपने अपने करियर की तरफ देख रहे हैं, या घर घर में महिलाएं जिन्होंने जिनकी इच्छाएं दबी हुई है, या आवाम के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? जी, मैं समाज को यह संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों में एक संयुक्त परिवार के संस्कार को भरें। जी। एकाकीपन के उनके खत्म करें। एकाकीपन ही है कि आज बच्चे माँ बाप से दूर होते चले जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा एक साथ कम से कम डिनर पे तो बैठ सकते हैं। जी। और लेखन शैली है तो लेखन शैली में हम शिष्टता को लाएं, व्यवहारिकता को लाएं, सामाजिकता को लाएं। विभिन्न पहलुओं को हम लेखन के माध्यम से समाज तक प्रस्तुत करें तो शायद हमारे समाज में बहुत अच्छी चीजें जाएंगी। क्या बात। और वर्तमान परिवेश में जो लेखक हमारे हैं उनके लिए यह कहूंगी कि एक दूसरे की लेखनी को भी पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें और सराहना करने की कोशिश करें, तो शायद संगठन और मजबूत होगा, लेखनी और उभर के आएगी जो हमारे समाज के लिए अद्वितीय होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो इससे पहले मैं आज का सम अप कर दूं कि वर्तमान युग में उस धर्म की आवश्यकता है, उस कर्म की आवश्यकता है जो संकल्प शक्ति को जागृत करे। इस चीज का संकल्प लेना चाहिए सबको। आज ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया। धर्म और व्यवहार की विसंगति का निरसन करे। धर्म स्थान में एक प्रकार का जीवन और कर्म स्थान में दूसरे प्रकार का जीवन, इस विसंगति का निरसन करने से के लिए अनुव्रत जैसे संयम प्रधान धर्म की आवश्यकता है। केवल उपासना धर्म के द्वारा धर्म तेजस्वी नहीं बन सकता, इसके लिए कर्म करना होगा। दोनों ही शैलियों में चलना होगा। इसके साथ साथ हमारा मैसेज हमेशा रहा है दिवाला एक व्यक्तित्व की तरफ से कि पर्यावरण का ध्यान रखें, ट्री प्लांटेशन की तरफ ध्यान रहे और अंगदान के लिए हमेशा सक्रिय रहें। तो अपने आप को रजिस्टर करवाएं जहां जहां हम ये अपने जीपी के साथ। इसके साथ वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही न रहा। ये तो वक्त की बात है, आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आपको जय भारत, जय जनेन्द्र, जय हिंद, जय शुक्रिया। भारत।